हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों 2020 का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हम लोग अकाउंटिंग का 14 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये हमारा 15th लेक्चर है, जिसमें हम लोग ईपीएफओ में जो भी 2020 में क्वेश्चंस आए उसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 14 लेक्चर में जो पढ़ाया है, तो आप देखिए उसका क्या रेलिवेंस है, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो कितना काम का आपका आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि मेन मकसद आपका है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करना। ठीक है, बाकी आपको अगड़म बगड़म तो कुछ पढ़ना नहीं है फालतू, तो वही चीज़ पढ़िए जो इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मैंने अभी तक आपको 14 लेक्चर पढ़ा दिया है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, और उसका जो है क्लास नोट्स में जो मैं पढ़ाता हूँ उसको दे दिया हूँ। ठीक है, पीडीएफ नहीं दिया हूँ, लेकिन जो क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है राहुल बर्नवाल दोस्तों। मैं यूपीएससी में ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं सभी लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो टेंशन की बात नहीं है। और फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो मेन मेरा जो मकसद है, मैंने बताया था कि मेरे को आपको पीएचडी नहीं करवाना है, मुझे आपसे एग्ज़ाम निकलवाना है, क्वालिफाई करवाना है, आपको एक सिलेक्टेड ऑफिसर बनाना है। यही शुरू से ही मकसद है ना। तो इसी सीरीज में मैंने इस जीरो आई चैनल को शुरू किया था और हम बता रहे थे कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 14 लेक्चर का क्या रिलेवेंस है, क्या यूज है, अभी हम देखेंगे। यूपीएससी में जो 2020 में क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका मतलब मैं काम का चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मतलब मैं बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जजमेंट आप करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 14 लेक्चर मैंने पढ़ाया है तो क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईपीएफओ में जो 2020 का क्वेश्चन आया था वो ये है। ठीक है, सेट ए है। ठीक है, चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर आया था अकाउंटिंग से वो क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है यूपीएससी ईपीएफओ में, आपको पता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। ठीक है, 86, और ये आपका हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आगे दोनों देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। मैंने आपको कल ही लेक्चर नंबर 14 में ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देखिए कि बोल रहे हैं शेष परीक्षण, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं या इसको तलछट बोलते हैं, तलपट, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको पढ़ाया कहाँ है उसको। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास का जो नोट्स मैंने पढ़ाता था इसी में पढ़ाता था, है ना। तो 1 माह से शुरू हुआ था आपको अकाउंटिंग लेक्चर, 14 लेक्चर हो चुके हैं। इसके जब पेज नंबर आप जाइएगा 128 में दोस्तों। ठीक है, 128 पेज नंबर में जाइएगा, जो कल ही मैं आपका क्लास लिया हूँ। तो आपको मैंने बताया था किसके बारे में पढ़ाया था, ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो मैंने बताया था, यहाँ देखिए कि जर्नल से जब लेजर बनाते हैं दोस्तों, तो लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो भी लेजर में जो अकाउंट्स होता है अलग अलग, उसका बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, तलपट में दिखाते हैं। और तलपट को ही शेष परीक्षण या ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बताया था। तो देखिए, या किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है, यही तो बताया था आपको। हिंदी इंग्लिश में पढ़िए। इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो लेजर से ही हम लोग क्या बनाए थे, ट्रायल बैलेंस, और जिसमें हम लोग जितना भी बैलेंसेस होते थे खतौनी में, ठीक है, लेजर में, ठीक है, उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए कल के टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन बन गया। तो मैंने ट्रायल बैलेंस बताया था, और उससे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा था। इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ, फालतू नहीं बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 आया था, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। बोल रहा है जब भी हम मशीनरी जो है लगाते हैं तो उसके लिए जो भी हम लोग देते हैं वर्कर को वेज, जो मशीन लगा रहा है उसको हम लोग किस खाते में लिखते हैं। क्या उसको वेज अकाउंट में लिखते हैं, या मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं, या इंस्टॉलेशन अकाउंट में लिखते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं दोस्तों। तो हिंदी में पढ़िए। मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते लेखा में नाम लिखी जाती है। ठीक है, मजदूरी लेखा, मशीनरी लेखा, संस्थापन लेखा और लाभानी लेखा। तो याद कीजिए दोस्तों कि मैं जब आप लोग को
मशीनरी किसी भी एसेट के बारे में बता रहा था, कोई भी परिसंपत्ति के बारे में, और उसको कॉस्ट के बारे में बता रहा था, मैंने आपको आटा चक्की का एग्जांपल दिया था। तो मैंने याद कीजिए, जो भी बच्चे पहले के लेक्चर अटेंड किए होंगे उसको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ये बोल रहे हैं। तो मैंने आटा चक्की का एग्जांपल दिया था कि नया आटा चक्की जब आप कहीं पे लगा रहे हो तो उसको लगाने में जितना भी दोस्तों खर्चा होता है उस आटा चक्की के कॉस्ट में हम लोग जोड़ते हैं, जब तक आटा चक्की पहली बार रन नहीं करता है। तो मैंने बताया था आपको, तो ये मशीनरी लेखा में दोस्तों ऐड होता है। ठीक है, 87 का क्या होगा आंसर दोस्तों? मशीनरी अकाउंट। अब देखिए, इसको मैंने आपको पीडीएफ में कहाँ पे पढ़ाया था। तो जब आप इसके 64 नंबर पेज पे जाएंगे दोस्तों, 64 नंबर पेज पे आप जब जाओगे तो वहाँ आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट के रूप में कॉस्ट कंसेप्ट समझाया था, जहाँ पे ये बोला था कि जिस चीज़ को हम लोग जिस मूल्य पे ख़रीदते हैं और उस पर चलाने में पहले बार जितना खर्च होता है सब उसको कॉस्ट में जो है जोड़ते हैं। फिर एग्जाम्पल के रूप में भी जो है मैंने आपको समझाया था दोस्तों। तो इस तरह से जो भी पढ़ा रहा हूँ बस आपको रेलिवेंट ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मुझे अगड़म बगड़म फालतू पढ़ा के आपके दिमाग में कचड़ा नहीं भरना है, ठीक है? क्योंकि मैं जिस तरह सिलेक्शन लिया हूँ उस तरह आप भी सिलेक्शन लेंगे, यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए कुछ भी उल्टा पुल्टा फालतू चीज़ कभी नहीं पढ़ाऊँगा जो बाकी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले आपको अचड़ा कचड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मैं वही पढ़ाऊँगा जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक देखें 2 क्वेश्चन डिस्कशन किए और दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है व्हेन आर करंट लायबिलिटी पेएबल, जो भी चालू देयताएँ होते हैं उसको कहाँ हम लोग कब पे करते हैं, ठीक है? चालू देयताएँ कब दे होती है? 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद, किंतु 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्षों के भीतर, किसी आकस्मिकता के अधीन, ठीक है? विद इन ए ईयर, आफ्टर 1 ईयर, और बट विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर, और सब्जेक्ट टू ए कंटिजेंसी। जब करंट लायबिलिटी चालू देयताएँ बताया था तो आपको बोला था कि 1 साल के अंदर इसको ऐड करते हैं। अब इसको मैंने कहाँ पे पढ़ाया? तो जब आप पीडीएफ में 29 से 30 पेज में आओगे दोस्तों, तब आपको दिखेगा कि सर जो है करंट लायबिलिटी को हमें बताए थे कि 1 साल के अंदर पे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था लायबिलिटी के बारे में, ठीक है? एग्जांपल्स के रूप में भी समझाया था। फिर बताया था लायबिलिटी 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो मालिक देता है उसको इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल बोलते हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर से हम लोग को देना होता है, ठीक है? तो मैंने बताया था लायबिलिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट, चालू और गैर चालू। तो चालू के देखिए लिखा है पैसा देना होता है विद इन 1 ईयर, और 1 साल के बाद दोगे तो उसको नॉन करंट बोलते हैं। समझ में आया? तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है पीडीएफ से, है ना? कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं, कोई भी फालतू चीज़ नहीं, नो बकवास, है ना? सीधी बात। तो 88 का आंसर क्या होगा दोस्तों? विद इन ए ईयर। समझ में आया? 1 साल के भीतर जो है हम पेमेंट करते हैं। तो देख रहे हो जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी हिसाब से क्वेश्चंस बन रहा है, कुछ भी आलतू फालतू अगड़म बगड़म कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है बस वही है, जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट है वो पढ़ाइए, बच्चा के दिमाग में फालतू चीज़ नहीं भरना है। सबके लाइफ में स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को पहचानते हुए एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है ना? मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ टाइम में, आप भी स्टूडेंट हो, तो मैं आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाऊँगा जिससे आपका दिमाग ख़राब हो और जिससे आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बस वही पढ़ाएंगे जिससे आपसे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है? विश्वास कीजिए, अभी से लेकर आप ईपीएफओ तक एग्ज़ाम तक या यूपीएससी एग्ज़ाम तक होने तक पढ़िए, देखिएगा आपका एग्ज़ाम में स्कोर बहुत हाई जाएगा और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलिए पढ़िए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए 3 क्वेश्चन डिस्कस किए और तीनों क्वेश्चन जो है दोस्तों बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इज़ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ द सेम। तो ट्रायल बैलेंस आपको कल बताया था तलपट के बारे में, है ना? तो बोल रहा है क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा डेबिट एंड क्रेडिट का योग समान होता है। मैंने बताया था आपको कि समान होना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं होता है। उसके लिए कुछ आप गलती करोगे तो एरर आएगा और फिर हम लोग एरर को सुधारते हैं। तो कहाँ पढ़ाया था? तो देखिए कल ही पढ़ाया था, पेज नंबर जब आप 130-31 में जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हम लोग जो ट्रायल बैलेंस के बारे में बता रहे थे, है ना? तो बताया था कि लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 तरीका बताया था, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड, योग एंड शेष निधि। फिर बताया था जो भी डिफरेंस आता है दोस्तों ऐसे होना चाहिए दोनों इक्वल, ठीक है? दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन नहीं होता है। तो मैंने बताया था आपको उसके लिए हम लोग जो है एरर आ जाता है, तो फिर हम लोग उसको अशुद्धि को हम लोग निवारण करते हैं, ठीक है? अभी बोला भी था कि अशुद्धि के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जा रहा है आपका सटासट जो है बन रहा है क्वेश्चंस, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। को जो बच्चा मेरा 14 लेक्चर तक अटेंड कर लिया होगा, ये सब जो भी डिस्कशंस हो रहा है वो आसानी से वो कर लेगा, आसानी से बना लेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो देखेंगे 13 नंबर या 12 नंबर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर उस टॉपिक से आएगा तो वो बना ले जाएगा। इसलिए पूरा शुरू से लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट बन चुका है। इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट इतनी मेहनत करने के बाद भी असफलता हासिल करे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ रहे हैं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, उनको हाथ में जॉब नहीं है। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, मैं कोई कॉमर्स, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे आपका पैसा नहीं लेना है। ठीक है, जैसे बाकी कोचिंग वाले आपका मोटा मोटी पैसा लूट रहे हैं और कोई सिलेक्शन के नाम पे 0 सिलेक्शन हो रहा है, उल्टा पुल्टा पढ़ाया जा रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा 89 बोलता है कि नहीं, हमेशा इक्वल नहीं होता है, कभी कभी वो डिफ़र भी करते हैं और कुछ कारण होते हैं, है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं होता, नहीं, कभी कभी उनके भिन्न होने का पर्याय कारण होता है, जिसको हम लोग अशुद्धि के रूप में जानते हैं, फिर अशुद्धि को हम लोग सुधारते हैं दोस्तों, यही बताया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। तो देखिए 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 86, 87, 88, 89 सब बन गया आपका डिस्कस अब मेरे नोट से, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर निम्नलिखित में से प्रथम वही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया था। पेज नंबर अब जब 92, 93 में जाओगे दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि सर जो है जो भी पढ़ा रहे हैं सब उससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आइए, जब मैं आपको जर्नल के बारे में रोजना मच्चा जिसको हिंदी में दोस्तों पढ़ा रहा था, तो आपको बता रहा था पहले बार जब हम एंट्री करते हैं, टाटा का एग्जांपल दिया था, टाटा को टायर खरीदना या गाड़ी बेचा या जो भी किया, तो उसको पहली बार एंट्री हम लोग करते हैं रोजना मच्चा में। फिर उसके बारे में जर्नल के बारे में बताया भी था, जिसको रोजना मच्चा बोलते हैं, बोले थे इसको कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं और फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, पहली बार एंट्री। तो वही तो क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट बुक कौन सा है जिसमें पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्नल। ठीक है, फिर जर्नल से हम लोग बताए थे, फिर लेजर बनाते हैं और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कितने आसानी से आपको जो है सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है और बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये कोर्स को करना ज़रूरी है, जो भी पढ़ाया जा रहा है सब रेलिवेंट है। अब देखिए ना, आप 5 क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं और सब क्वेश्चन आपसे बन रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम वही है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, जर्नल, रोजना मच्चा। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, समझ में आया। 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, 5 बना, अभी और भी क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 अभी नहीं पढ़ाया आपको, जब पढ़ाऊंगा तो ये भी बन जाएगा। 107 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज़ द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजन ऑफ ऑल पॉसिबल लॉसेस। वो कौन सा अकाउंटिंग लेखांकन का सिद्धांत जो ये बोलता है कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन हाँ कोई लॉस होने वाला है तो उसको बारे में कुछ ध्यान रखो। ठीक है, हिंदी में पढ़िए। वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है। ठीक है, मैं आपको बताया था जब रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। और कहाँ पढ़ाया था, तो देखिए पेज नंबर जब आप 62 में जाओगे दोस्तों, 62 में, तो वहाँ पे आपको कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप जाओगे 62 नहीं 107 पेज नंबर देखिए यहाँ पे, जब भी आप 71 देखिए यहाँ पे 71 लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी 71 पेज नंबर जाओगे तो वहाँ पे कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया था और बोला था देखिए फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता है, लाभ होने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रॉस किया था। और फ्यूचर अगर हानि है तो उसका बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में सोचिए। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अकाउंटिंग सिद्धांत है जो ये बोलता है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड मत करो, तो वही बताया मत लिखो, लेकिन जो लॉस होना है उसके बारे में विचार करो। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़िवादिता। हिंदी में भी बताया था, लिख दिया था कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो रूढ़िवादिता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन, और जो पढ़ा है सब आपसे बन रहा है दोस्तों, कुछ अगड़म बगड़म नहीं, कुछ फालतू नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी when events such as new competitor enters in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the book of account। बोल रहा है कि वह कौन सा लेखांकन का सिद्धांत है जब बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने और उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती है, वह किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब मैंने आपको मुद्रा मापन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि वही चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग पैसे में नाप सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि एग्जांपल भी दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि 2 वर्कर है, एक वर्कर बहुत कामचोर है और दूसरा वर्कर बहुत मेहनती है, तो दोनों को तनख्वाह बराबर है तो उसको रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन मेहनती वर्कर के कारण प्रोडक्शन जो है उसका बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है और जो कामचोर है उसके लिए लॉस हो रहा है,
तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम मेहनत को नहीं काउंट करते। उसी तरह कहीं लड़ाई झगड़ा के कारण अगर फैक्ट्री को हानि होता है या कुछ भी होता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कहाँ पढ़ाया था? जब पेज नंबर आप 62 में जाओगे दोस्तों, तो आराम से ये जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन संकल्पना। मैंने एग्जांपल दिया था वही, राम दोनों को तनख्वाह 5,000 है, लेकिन राम जो है मेहनती है तो उसका जो है प्रोडक्शन उसके कारण बढ़ रहा है, श्याम के कारण प्रोडक्शन घट रहा है, फिर भी हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। तो मुद्रा मापन वही नापेंगे जिसको हम लोग पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग उसमें किसी कल जिसका पैसे में नहीं नाप सकते, जैसे कि लड़ाई हो रही है और उसके कारण प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कितना आसानी से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं दोस्तों, बताइए। जो 1 से लेकर 14 तक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि सर कितना जो है एकदम एग्जैक्ट बात बोल रहे हैं, कि उसी से जो है क्वेश्चंस बन रहा है, बाकी कोई फालतू नहीं, कुछ नहीं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब से क्वेश्चंस बनेगा, ये आपका प्रॉमिस है। अभी तक बन रहा है तो आने वाले एग्जाम में भी बनेगा। इसीलिए लेक्चर को जो है शुरू से अंत तक देखिए और विश्वास करके कॉन्फिडेंस और बोल्ड के साथ पढ़िए कि हम जिससे भी पढ़ रहे हैं वो एक सिलेक्टेड ऑफिसर है, तो वो कभी भी हमको उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाएगा। और वो ऑफिसर तो छोड़िए, साथ ही साथ एक स्टूडेंट के फेज से गुजरा है, तो विद्यार्थी का दर्द जो है, दुख है, उसका क्या डिमांड आवश्यकता है उसको समझता है कि नहीं। तो 108 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुद्रा मापन। बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा? मनी मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोग जो है 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और 7 में से 7 क्वेश्चंस जो है नोट से बन रहा है दोस्तों, कोई कुछ फालतू नहीं, कोई बकवास नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, और निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? दोस्तों तो इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊँगा तो आसानी से बन जाएगा। कोई भी NGO जो होती है, गैर सरकारी या गैर व्यापारी संस्था जो भी व्यापार नहीं करती है दोस्तों, तो वही ये प्राप्ति और भुगतान लेखा बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। लेकिन जो भी आपका पढ़ाया जा रहा है वो आपसे सबसे उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका बन रहा है। यही तक अभी तक आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से कौन बनाता है, किस टाइप का वो अकाउंट होता है? क्या वो रियल अकाउंट होता है, क्या वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है? ठीक है, हिंदी में इसको पढ़िए। आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या वास्तविक लेखा है, या वैयक्तिक लेखा है, या वास्तविक लेखा, या प्रतिनिधि वैयक्तिक लेखा है? दोस्तों जब मैं आपको अकाउंट्स का टाइप पढ़ा रहा था तो उसके बारे में मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट में आय और व्यय लेखा के संबंध में बताया था कि ये एक जो है नॉमिनल अकाउंट है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो कहाँ पढ़ाया था? जब आप पेज नंबर 90 में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने अकाउंट्स का टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों जिससे क्वेश्चंस आता है, उल्टा पुल्टा कुछ बकवास फालतू बात नहीं। ठीक है, तो देखिए अब जाएंगे इधर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अकाउंट्स का टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया था। ठीक है, पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था, व्यक्तिगत अकाउंट, और उसको बोला था 3 क्लासिफिकेशन होता है, शॉर्ट में याद करने में बताया था, RAN रैन। आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ए मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम अकाउंट, फिर नेचुरल अकाउंट के बारे में पढ़ाया था। फिर उसका इम्पर्सनल जो अकाउंट था, अव्यक्तिगत अकाउंट, उसको 2 पार्ट में बताया था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोलते थे वास्तविक वस्तुगत अकाउंट, नॉमिनल को अवस्तुगत अकाउंट। ठीक है, या अवास्तविक अकाउंट, है कि नहीं। उसके बाद फिर जब हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, फिर आपको अलग अलग जो फिर अकाउंट के बारे में बताया था, पर्सनल अकाउंट के बारे में, फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। तो लेक्चर देखेंगे तो आपको सब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे जब, तो देखिए यहाँ पे देखिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बाद जिसको अवस्तुगत अमाउंट या वास्तविक अकाउंट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अवास्तविक अकाउंट भी बोलते हैं या अवस्तुगत अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपेंस और इनकम दिखाते हैं। तो इनकम और एक्सपेंस किस में दिखाते हैं दोस्तों? क्या क्वेश्चन पूछा था? इनकम और एक्सपेंडिचर किस में दिखाते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉमिनल अकाउंट। तो इसको नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? C। समझ में आया ना? कितना आसान क्वेश्चन था, और जो पढ़ाया उससे बन रहा है कि नहीं? एकदम बन रहा है। तो आय और व्यय लेखा किस में दिखाते हैं? अवास्तविक अकाउंट या अवस्तुगत अकाउंट उसको बोलते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने आए थे EPFO में टोटल 2020 में? टोटल क्वेश्चन आए थे दोस्तों 10 के आसपास, जिसमें से मैंने 8 टॉपिक को आपको पढ़ाया था। ठीक है, और 8 टॉपिक में से 8 क्वेश्चन आपका बना कि नहीं बना? एकदम बना। तो मैं जो भी दोस्तों पढ़ा रहा हूँ वो आपको काम का पढ़ा रहा हूँ। उल्टा पुल्टा फालतू ना तो कभी मैंने पढ़ा है, ना आलतू फालतू मैं कभी किसी को बताता हूँ। जो भी एग्जाम में रेलिवेंट है बस वही पढ़ाऊँगा। और ये कोर्स आपका 1 मार्च से शुरू हुआ था। टोटल जो है 14 लेक्चर आ चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। तो कहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा आपको? देखिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब 0IS चैनल पे जाएंगे तो ये मेरा आपको लोगो दिखेगा। ठीक है, चैनल पर। ठीक है, तकरीबन 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, 105 वीडियोस तक आ चुका है।
तो उसके बाद जब EPFO का देखिए इंग्लिश का भी है, मैराथन का भी है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो होता है डेली दोस्तों प्रीलिम्स और GS के लिए ज़रूरी है वो है। CSET के भी 8 लेक्चर आ चुके हैं, ज़रूर देखें, ठीक है। तो EPFO देखिए अकाउंटिंग के नाम से एक PDF बना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही बना है। ये आपको कंबाइन देखना है तो EPFO का लेक्चर जाओगे हिंदी इंग्लिश में या अकाउंटिंग में, जिसमें भी जाओ आपको सब लेक्चर दिखेगा। तो जब इसको खोलोगे देखोगे यहाँ पे दोस्तों टोटल 14 वीडियोज आ चुके हैं, आज 15वां वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब लेक्चर जो है लोगों ने बहुत पसंद किया। इस पर 2000 व्यूज़ आए हैं, इस पर 3000 आए हैं, इस पर 5000 व्यू आए हैं, दिख रहा है आपको। इस पर 2000 व्यूज़ के आसपास, इसमें 1500, इसमें 2000, इसमें 2500, इतने सारे लोगों ने देख रहा है। और ये चैनल को शुरू किए हुए दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 1 महीने हुआ है। तो इतना प्यार जो मिल रहा है इसका मतलब क्या कि सर जो है जो भी पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आपका आ रहा है, उल्टा पुल्टा आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का दर्द मैंने समझा है, और जिस फेज़ से मैं गया हूँ वो स्टूडेंट के लाइफ था। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है, उसको जॉब पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और उसी को कोई अगर कोचिंग वाले मिसगाइड करेगा, पैसा ठगेगा, तो इससे स्टूडेंट को कितना नुकसान होगा, है कि नहीं। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, दर्द समझता हूँ, इसीलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया कि मार्केट में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको उल्टा पुल्टा फालतू चीज़ बहुत पढ़ाया जा रहा है जिस पे काम का चीज़ नहीं है। दोस्तों मान लीजिए आप जो है 1000 पेज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से आपको जो है 20 पेज 25 पेज से ही पढ़ने का आया, काम का आया, तो बाकी का 800 पेज तो बेकार हो गया ना, 800-900 पेज। और उसी में अगर आप 50-60 पेज का आपका नोट्स हो और उसी में आपको फिर पढ़ना पड़े तो आपको कितना मज़ा आएगा। उसी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख रहे हो ना, 14 लेक्चर में पढ़ाया, उसमें से हम लोग अटेंड किए दोस्तों 9 क्वेश्चंस किए, और 9 में से 9 क्वेश्चंस आपका बना, समझ में आया। एक क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि वो टॉपिक अभी नहीं पढ़े हैं, आप पढ़ा दूंगा वो भी बन जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है बस आपको रेलिवेंट ही पढ़ाया जा रहा है, उल्टा पुल्टा कभी कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे वो अकाउंटिंग हो, लेबर लॉ हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो। अभी एग्ज़ाम होने में आपका कम से कम जो है 3 महीना से ऊपर टाइम है। एग्ज़ाम जो होगा अभी तो जुलाई में होगा, ठीक है। तो अभी से देखेंगे तो पूरे आपके पास मई है, पूरा आपके पास जून है पूरा, और अप्रैल है, अप्रैल मई जून 3 महीना है। मार्च में भी 5 दिन बचा है, और जो है जुलाई में भी 2-4-5 दिन बचा है, टोटल 100 डेज है। अगर 100 डेज जो भी स्टूडेंट मेरे साथ गाइडेंस के अंडर पढ़ेगा, मैं 100% गारंटी लेके कहता हूँ कि उसका सिलेक्शन एकदम होगा। बस कंडीशन यही है कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए उससे डबल मेहनत आप करो रिवीजन के लिए, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको समझने के लिए, तब आपका सिलेक्शन 100% होगा। जिस तरह मैं एक EPFO में सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ और UPSC का मेंस मैंने दिया है, उस तरह से आपका भी सिलेक्शन होगा। ये भगवान का जो है मेरे से प्रॉमिस है, आपसे प्रॉमिस है। बस आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाना मेरा काम है, गाइड देना मेरा काम है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर जो है बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इससे बेटर चैनल EPFO के लिए आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर विश्वास नहीं होता है तो बाकी भी चैनल देख लो और समझ लो कि दोनों में कंपेयर कर लो कि किससे जो ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो एक लेक्चर आप मेरा जो है शुरू का अकाउंटिंग का आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा पढ़ाने का शैली है, जो स्टाइल है, वो कितना यूनिक है और कितना आपको समझ में आ रहा है। जो भी लड़का या लड़की स्टूडेंट मेरा अभी तक 14 लेक्चर अटेंड किया होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सभी क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। प्रॉमिस है, मुझे मानना है ऐसा कि वो लोग सभी क्वेश्चंस को बना देंगे जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ आपका सफलता का मंगल कामना करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर मत भटकें, ठीक है। एक चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, 0IS को, और उसके अकॉर्डिंग 100 दिन तक पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी मंगल कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मस्त रहें, कॉन्फिडेंट में रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।